Now we can start. मिशन जीपैट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये जितनी भी स्लाइड्स बनाई गई हैं ये सारी की सारी जीपैट एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। अगर इसमें कुछ भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और इसका ना एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एक एक पॉइंट जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कीमोथेरेपी को जान लेते हैं। छोटा सा वर्ड है। कीमोथेरेपी एक्चुअल में है क्या? हमारे कीमोथेरेपी के जो फादर थे वो थे पॉल एनरिच। जो हमारे कीमोथेरेपी के फादर थे वो थे हमारे पॉल एनरिच। इन्होंने क्या किया था? सोल्वार्सन को डिस्कवर किया था। एक्चुअल में सोल्वार्सन था क्या? ये एक आर्सेनिक का डेरिवेटिव था जो क्या करता था? स्पायरोचीट्स को किल करता था सिफिलिप्स में। क्या करता था? स्पायरोचीट्स को किल करता था ऑफ सिफिलिप्स। सिफिलिप्स क्या है? सिफिलिप्स एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। अब स्पायरोचीट्स क्या है? स्पायरोचीट्स कुछ भी नहीं है हमारा, जितने भी हमारे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं ना उनको बोला गया है यहाँ पर स्पायरोचीट्स। मतलब कि सोल्वर्सन जो क्या था? आर्सेनिक का एक डेरिवेटिव था। वो क्या करता था? स्पायरोचीट्स को किल करता था। तो वहां से पॉल एनरिच को एक आइडिया मिल गया। तो इन्होंने क्या कर दिया? वहां से पॉल एनरिच को एक आइडिया मिल गया कि हाउ वी कैन किल। अब सिफिलिप्स बेसिकली हमको ये तो पता है कि एसटीडी है और इसको जो कॉज करता है वो करता है हमारा बैक्टीरिया ट्रिपोना पैलिडियम। कौन कॉज करता है? ट्रिपोना पैलिडियम ये कॉज करता है ना। इसके बारे में डीप में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सिफिलिप्स को पूरा डिफाइन करेंगे और इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है। अब कीमोथेरेपी को समझने से पहले ना तीन वर्ड हैं। कीमोथेरेपी हो गया, एंटीबायोटिक हो गया और एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो गया। ये ना कॉमनली यूज किए जाते हैं। इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्चुअल में इनके बीच में तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कीमोथेरेपी क्या है? अच्छा, कीमोथेरेपी में ना स्टार्टिंग में वर्ड यूज हो रहा है कीमो। बहुत वर्ड सुना हुआ ये कैंसर के केस में। किसी को भी कैंसर हो गया क्या, कीमो करवाने जानी है, हर हफ्ते एक कीमो होनी है। ठीक है। अच्छा, कीमो वर्ड से समझ में आएगा ये क्या होगा? रिलेटेड टू द केमिकल एजेंट, जो क्या हो सकते हैं? तुम्हारे नेचुरल भी हो सकते हैं और सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं। अब आते हैं इनकी जो खास बात क्या होती है। ये क्या करते हैं? माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। खास बात क्या है? माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये खास बात नहीं है। खास बात ये नहीं है माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। खास बात ये है कि विदाउट डिस्टर्बिंग द होस्ट सेल बॉडी। क्या खास बात है इनकी? विदाउट डिस्टर्बिंग द होस्ट सेल बॉडी। मतलब इनका काम सिर्फ एक ही है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करना या माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन जो हमारी होस्ट सेल बॉडी है उसके साथ भी कोई भी छेड़खानी नहीं करना। ठीक है। अब अगला वर्ड आता है हमारा एंटीबायोटिक। क्या होता है? अब एंटीबायोटिक में एक वर्ड कॉमन यूज हो गया, बायो, मतलब लिविंग। बायो का मतलब तो लिविंग ही होता है। मतलब क्या होगा कि ये माइक्रोब्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, या एंटीबायोटिक जो भी होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोब्स के जरिए। इनका जो मेजर काम क्या होता है? इनहिबिट। ध्यान देख लेना, इनहिबिट लिखा हुआ है इसमें, वर्ड में इनहिबिट है खाली। ठीक है। इनहिबिट करते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ को एट अ लो कंसंट्रेशन। यहाँ से हमको ना एक आइडिया क्या मिला कि एंटीबायोटिक जितने भी होते हैं ना वो लो कंसंट्रेशन में दिए जाते हैं। ठीक है। वो लो कंसंट्रेशन में ही अपना हाई इफेक्ट शो करा देते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है। आजकल तो एंटीबायोटिक तो पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी बीमारी होगी तो एंटीबायोटिक, कुछ भी होगा एंटीबायोटिक होगा। और कोविड क्राइसिस के टाइम पे एंटीबायोटिक्स का कई ज़्यादा यूज हुआ है। तो कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि एस्ट्रियोमाइसिन का यूज हुआ है अपन का, एरिथ्रोमाइसिन का यूज हो रहा है अपन का, और जितने भी हमारे एंटीवायरल ड्रग्स का भी यूज हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं हम अगला टर्म है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? कई सारे इन्फेक्शियस डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। यानी कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहाँ यूज किए जाते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। और वो इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है? या तो किसी बैक्टीरिया के जरिए हो सकती है, या कोई फंगाई के जरिए हो सकती है, या कोई भी वायरस के जरिए हो सकती है। ठीक है। अच्छा, और ये एजेंट जो भी होते हैं एंटी माइक्रोबियल, ये क्या हो सकते हैं? सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है।
तो हमारी फर्स्ट स्लाइड खत्म होती है यहाँ पर। इस स्लाइड में आपको बस यही जानना है कि कीमोथेरेपी क्या होते हैं, इसके बारे में पता चल गया हो कि कुछ नहीं होता है, नेचुरल या सेमी सिंथेटिक एजेंट होता है, केमिकल एजेंट होता है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करता है, होस्ट सेल बॉडी के साथ भी कुछ नहीं करता है। दूसरा, एंटीबायोटिक क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए प्रोड्यूस होते हैं ये, यानी कि माइक्रोब्स के जरिए प्रोड्यूस होते हैं ये क्या करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं एक लो कंसंट्रेशन पर। फिर आता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी कि जितनी भी हमारी इन्फेक्शियस डिसीज होती है उनके ट्रीटमेंट में इनको यूज किया जाता है ना, चाहे वो इन्फेक्शियस डिसीज किसी बैक्टीरिया के जरिए हो या अपनी फंगाई के जरिए हो या फिर वायरस के जरिए हो। ठीक है, अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। अगला हमारा जो स्लाइड है वो है कि एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब एंटीबायोटिक्स हमको मिलती कहाँ से है? पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एंटीबायोटिक क्या मिलती है, हमें माइक्रोब से मिलती है। एंटीबायोटिक हमको कहाँ से मिलती है, माइक्रोब से मिलती है, या कह सकते हैं किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है, क्योंकि इसमें वर्ड क्या यूज हुआ है, बायो, लिविंग से ही मिलना है। ठीक है, इनको ना हम केमिकली सिंथेसाइज नहीं कर सकते लेबोरेटरी के अंदर, तो कोई भी केमिकल लिए आपस में सिंथेसाइज नहीं करते, ये हमको मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, फंगाई, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटिस, ये मेजर ये तीन चीजें होती हैं, यहाँ से हमको एंटीबायोटिक मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, फंगाई से कौन कौन सी मिलती है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और ग्लिसोफिल्बिन। ठीक है, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है, एक ट्रिक याद कर लो, जैसे कि BCG। ठीक है, फंगाई से जितनी भी पेनिसिलिन मिलती है, सॉरी फंगाई से जो भी एंटीबायोटिक मिलती है उसको याद कर लो BCG। ठीक है, अब अपना आ गया बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया से कौन कौन सी मिलती है, पॉलीमिक्सिन हो गया, टायरोथ्रोसिन हो गया, कोलिस्टिन हो गया, एस्ट्रियोनाम हो गया और बेसिट्रासिन हो गया। मतलब क्या हो गया, इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं हम एक्ट PM के नाम से। ठीक है, यानी कि एस्ट्रियोनाम हो गया तुम्हारा, कोलिस्टिन हो गया तुम्हारा, टायरोथ्रोसिन हो गया, पॉलीमिक्सिन हो गया तुम्हारा। ठीक है, और क्या हो गया, और कुछ रह गया क्या इसमें, अच्छा हमारा बेसिट्रासिन रह गया। एक्ट PV के नाम से हम याद कर सकते हैं, यानी कि हाँ एक्ट PV, बैक्टीरिया के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, एक्ट PV के नाम से हम इसे याद कर सकते हैं। अब इसको किस और इसको किससे याद कर सकते हैं, एक्टिनोमाइसिटिस को, एक्टिनोमाइसिटिस को याद कर सकते हैं एक्ट PM के नाम से। ठीक है, जिसमें हो जाएगा अमाइनो ग्लाइकोसाइड हो जाएगा, क्लोराम्फेनिकोल हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा तुम्हारा, पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, मैक्रोलाइट्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी स्लाइड यहाँ पे खत्म होती है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें तुमको कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये चीजें ना याद, सॉरी याद तो कुछ नहीं करना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ना ये सारी की सारी हमको पता होनी चाहिए। पेपर में ना क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना वो ऐसे आ सकते हैं कि ग्लिसोफिल्बिन जो होती है हमको किससे मिलती है, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है कि फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या एक्टिनोमाइसिटिस हो गया, या फिर नन ऑफ दिस अबव हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या अपन को टायरोथ्रोसिन किससे ऑब्टेन्ड आउट होती है, या फिर एक्टिनोमाइसिटिस से कौन कौन सी हमको एंटीबायोटिक्स देखने को मिलती है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ना याद कर लेना, ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक ट्रिक बन चुकी है, जैसे कि फंगाई के लिए BCG, एक्ट PV इसके लिए याद कर लेना, और इसके लिए याद कर लेना तुम्हारा एक्ट PM के नाम से इसको याद कर लेना, एक्टिनोमाइसिटिस को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, जो हमारी मेजर इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है ना वो ये है, मतलब कीमोथेरेपी, ये पूरा की पूरा इतना वास्ट टॉपिक है जो हमारा कीमोथेरेपी है ना, उसका ना मेजर जो तुम्हारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो ये स्लाइड देने वाली है तुमको। ये समझ लो कि ये तुम्हारी ना
एक बैक्टीरिया की सेल वॉल है, यानी कि एक बैक्टीरिया है ये कह सकते हैं एक बैक्टीरिया की सेल है या बैक्टीरिया है। अब क्या होता है कि हमको हमारा काम क्या है, कीमोथेरेपी में तो क्या है हमारा, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना हम डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स का यूज कर रहे हैं। अब वो एक्चुअल में वो एजेंट काम कैसे कर रहे हैं, वो सारा की सारा ना इसके फील्ड के अंदर समझा गया है। देखो एक चीज समझना कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये वाली, ये हो जाएगी तुम्हारी बैक्टीरिया की सेल वॉल, और ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होगी ना, ये हो जाएगी तुम्हारी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या ले लो तुम, ये ले लो तुम्हारा डीएनए। डीएनए से बन रहा है एमआरएनए। एमआरएनए किसकी मदद से, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से बन रहा है हमारा प्रोटीन, ट्रांसलेशन की वजह से, ठीक है। अब जो प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद में क्या होता है, उसका एंजाइमेटिक एक्शन होता है और कुछ हमारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस आउट होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हमारे प्रोड्यूस आउट होते हैं। अब जितनी भी साइट को मैंने ना अभी हाईलाइटेड करके बताया, जैसे कि हमारी सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, डीएनए हो गया, एमआरएनए हो गया, या प्रोटीन हो गया, या फिर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हो गए, जितने भी हमारे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ एजेंट या तो सेल वॉल को इनहिबिट करेंगे, यानी कि सेल वॉल की सिंथेसिस को खत्म करेंगे, या फिर तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, या तुम्हारी डीएनए को इनहिबिट कर देंगे, या फिर तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, या फिर ये तुम्हारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कर देंगे। मतलब कोई ना कोई एक पार्ट ले लेंगे, उसको ना इनहिबिट कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पूरा पूरा बैक्टीरिया ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेजर काम ये होता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हमारी सेल वॉल है, ये सेल वॉल होगी, तो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती है या एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं जो हमारे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, ये सारे सारे ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं। जो आज का जो हमारा जो मेजर टॉपिक है ना, वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ठीक है, बीटा लैक्टम, ठीक है। और दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले जो एजेंट होते हैं वो तुम्हारे होते हैं, जैसे कि पॉलीमिक्सिन हो जाएगा तुम्हारा, वो ना आगे पढ़ लोगे तुम, है ना। जैसे कि पॉलीमिक्सिन हो जाएगा तुम्हारा, वो आगे की स्लाइड में इनके एग्जांपल दे रखे। पॉलीमिक्सिन हो जाएगा तुम्हारा, कोलिस्टिन हो जाएगा तुम्हारा, है ना, पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा तुम्हारा, है ना, नेटामाइसिन हो जाएगा, हेमिसाइन हो जाएगा तुम्हारा, एम्फोटेरिसिन बी हो जाएगा तुम्हारा। जितने भी तुम्हारे कीटो अजोल कैटेगरी के ड्रग्स आती है, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल वगैरह, ये सारी सारी ड्रग्स तुम्हारी करते हैं, क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अब प्रोटीन सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी ना एक वास्ट टॉपिक है। मतलब क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, सपोज कर लो ये हमारा ना बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होता है, 2 यूनिट होती है इसकी, एक होती है 50S, ठीक है, और इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ये 30S यूनिट होती है, ठीक है। कुछ क्या करेंगे 50S को इनहिबिट करेंगे, कुछ क्या करेंगे 50S को इनहिबिट करेंगे, कुछ ऐसी होती है दोनों को ही इनहिबिट करती है। अच्छा, अब कुछ 30S को इनहिबिट करेंगे तो उनका काम कुछ अलग होगा, कुछ 50S को इनहिबिट करेंगे तो उनका काम अलग होगा। जैसे कि हमारी 30S को इनहिबिट करती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अंदर आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनहिबिट करती है ना। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करते 30S यूनिट को, जैसे कि 50S को इनहिबिट करती है हमारी मैक्रोलाइड्स हो गए, है ना, जितने भी क्लोरामफेनिकोल हो गया हमारा, ये सारे के पर इनके ना अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के मैकेनिज्म होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। कुछ आती है एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले ड्रग, जितने की हमारी डेप्सोन हो गई, सल्फोनामाइड्स हो गए, या पावा हो गया, है ना, पायरीमिथामिन हो गया, ट्राइमिथोप्रिम हो गया, ये सारे ड्रग्स क्या करती है, हमारी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अब आते हैं डीएनए। अच्छा, डीएनए को भी इनहिबिट करने के लिए ना कई सारे काम होते हैं। एक तो कुछ होती है जो डायरेक्ट डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जैसे कि हमारी नाइट्रोफ्यूरनटोल होगी या मेट्रोनिडाजोल हो गई। कुछ क्या करती है, डीएनए गायरेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, गायरेज से काम क्या होता है, नेगेटिव कॉइलिंग करवाना, यानी कि सुपर कॉइलिंग को खत्म करके एक नेगेटिव कॉइलिंग करवाना, डीएनए गायरेज से काम होता है, उसको इनहिबिट करना ताकि पॉजिटिव कॉइलिंग बढ़ जाए और डीएनए हमारा डिस्ट्रॉय आउट हो जाए, ठीक है। तो उसको कौन कौन से होती है, जितने भी हमारे क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, वो सारे डीएनए गायरेज इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। और एक आते हैं ना, फिर आते हैं हम, अगला हो गया हमारा, हाँ, अब लेते हैं हम अगली स्लाइड। अच्छा, ये वाली ना
स्लाइड ना काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ना समझ लेना, चाहे 2 बार रिपीट करके सुनना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ये वाले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल मेम्ब्रेन को लीकेज, मतलब सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर जितने भी होते हैं वो लीकेज कॉज करती है, मतलब पोर्स क्रिएट कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, इनके जो मैकेनिज्म है ना वो सारे सारे जब हम एंटी फंगल ड्रग पढ़ेंगे ना वो तब पढ़ेंगे इनके मैकेनिज्म, लीकेज कैसे करती हैं। ठीक है, डीएनए के फंक्शन को कैसे या सिंथेसिस को। अच्छा, इसमें ये दे रखा है कि एसाइक्लोविर और जिडोविडिन ये क्या करती हैं, डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, ये एक एंटीवायरल ड्रग्स होती है तुम्हारी। अगले में क्लासिफिकेशन दे रखा है, इस क्लासिफिकेशन को ना गौर से देख लेना। ये ऑलरेडी ना मैं ना आपको बता चुका हूँ ऊपर की साइड में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं ना स्लाइड में शेयर कर दूंगा। ये वाली ईडी त्रिपाठी से लिया गया है ये। अब आते हैं हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अच्छा, कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती है जो बीटा लैक्टम के अंदर आती है? हमारी ना 4 एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, क्लेबुलिनिक एसिड और कार्बापेनाम। अच्छा, ये मेजर एंटीबायोटिक ना ये है। अच्छा, इसमें ना समझने वाली जो बात है ना, जो हमारा मेजर टॉपिक है ना वो अब चालू हुआ है कि बीटा का मतलब क्या हुआ, लैक्टम का मतलब क्या हुआ। एंटीबायोटिक्स तो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको ऑब्टेन आउट होती हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, सिर्फ इनहिबिट करती है लो कंसंट्रेशन पर। ठीक है, लैक्टम क्या होता है? देखो, लैक्टम कुछ नहीं होता। लैक्टम की ना केमिस्ट्री में अगर लैक्टम को पढ़ोगे, ये एक रिंग होती है। ये ना एक रिंग होती है, जैसे कि नाइट्रोजन से अटैच होती है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन होता है। बीटा लैक्टम ये 4 मेंबर रिंग होती है। एंटीबायोटिक में जितना भी सारा के सारा काम होता है ना वो इस रिंग का काम होता है ना। अच्छा, बीटा क्यों है? क्योंकि ये ना बीटा पोजीशन पर अटैच होती है, मतलब साइड चेन से जो भी अटैच होती है बीटा पोजीशन पर अटैच होती है, इसलिए बीटा है। अच्छा, तो इनमें डिफरेंस किस चीज का है फिर इन चारों में? मतलब चारों की चारों एंटीबायोटिक में ना, चारों की चारों एंटीबायोटिक में तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रम रिंग है। तो डिफरेंस किस बात का है? इनकी ना साइड चेन का डिफरेंस क्या है, साइड चेन। जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पेनिसिलिन के अंदर जो भी साइड चेन होती है वो क्या होती है, थायाजोलिडिन होती है। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन के अंदर कौन सी साइड चेन होती है ना, डाईहाइड्रोथायाजीन होती है। क्लेबुलिनिक के अंदर कौन सी साइड चेन होती है? क्लेबुलिनिक के अंदर होती है ऑक्साजोलिडिन होती है। कार्बापेनाम के अंदर जो साइड चेन होती है वो होती है तुम्हारी पायरोलिडिन होती है। ठीक है, अच्छा, एक कॉमन चीज यहाँ पे देख लेना कि साइड चेन का काम क्या है। जिस साइड चेन ना, इनका ना एक एडवर्स इफेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि साइड चेन क्या करती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करवाती है। ठीक है, यानी कि एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए ना रेस्पॉन्सिबल होती है। ध्यान कर लेना, मतलब साइड चेन का मेजर जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो ये होता है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराती है, या समझ लेना एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए बेसिक रेस्पॉन्सिबल होती है। ये हाँ, आ गया मेजर मेजर। अब हम पढ़ते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या होता है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ऊपर की साइड में मैंने बता दिया था। अब एक्चुअल में सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर तो होता है, अब हमारी सेल वॉल बनती कैसे है, इसको ना और समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ना कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर। देखो, ये तुम्हारी ना एक सेल है। ठीक है, अब सेल वॉल बनती कैसे है, पहले ना वो चीज समझना है। देखो, ये तुम्हारा क्या बनता है, एल एलालिन से बनता है हमारा डी एलालिन। अब एलालिन क्या है? एलालिन एक अमीनो एसिड है। ठीक है, एल एलालिन से बनता है हमारा डी एलालिन, एलालिन रेसिमिस एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर है हमारा डी एलालिन से बनता है हमारा डी एलालिन कॉम्प्लेक्स। ये किस एंजाइम की मदद से बन रहा है? ये बन रहा है हमारा एलालिन लाइगेज की मदद से बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर डी एलालिन से डी एलालिन कॉम्प्लेक्स बना एलालिन लाइगेज की मदद से। अब यहाँ पे देखो, अब यूडीपी ये से बना हमारा यूडीपीएन। अब यूडीपी क्या है? यूरिडीन डाइफॉस्फेट प्यूरामिक एसिड, सॉरी है ना, पॉलीपेप, हाँ, प्यूरामिक एसिड। ठीक है, और जी है ना, और ये क्या हो गया तुम्हारा, म्यूरामिक एसिड हो गया। ये और जी होता है वो गौरसमीन होता है ना। अब यूडीपी जी से बना हमारा यूडीपी एन एक एंजाइम की मदद से, इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से। अब यूडीपी एन और ये कॉम्प्लेक्स
आपस में कंबाइंड हुए और उन्होंने बना दिया यूडीपी एमपीपी। ठीक है, अब क्या हुआ कि यूडीपी तो अलग हो गया इससे और एमपीपी बचा, जो एमपीपी आके यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब एमपीपी ने क्या किया कि ये इस यूडीपी जी क्या इस जी को ले लिया, इस जी को अपने साथ में ले लिया और बना दिए जीएमपीपी। ठीक है, अब ये जीएमपीपी थे, इसने क्या किया कि सेल मेम्ब्रेन को ना क्रॉस आउट कर दिया, यानी सेल वॉल को, जो क्या थी बैक्टेरोफिनोल मेम्ब्रेन जिसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब जीएमपीपी क्या हुआ, ये एक सिंगल यूनिट थी, अब इसने क्या किया इलोंगेट आउट हुई एक एंजाइम की मदद से, ट्रांसग्लाइकोलेज एंजाइम की मदद से, और चेन का इलोंगेशन हुआ, चेन बढ़ गई। अब चेन इलोंगेशन हो गया तो इसमें क्या हुआ, फिर इसमें ना ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की मदद से क्या हुआ, इसमें क्रॉस लिंकिंग हुई, जैसे कि जीएमपीपी आपस में क्रॉस लिंकिंग तुम्हें दिखाई दे रही होगी ऐसे करके, और ये हमारी क्या हो गई, एक फाइनली सेल वॉल हमारी क्या हो गई, बन गई। ठीक है, अब देखते हैं, अब जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स होती है ना, यानी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इनका काम क्या होता है, देखो एल एलालिन से डी एलालिन। ठीक है, एल एलालिन से बनता है हमारा डी एलालिन, किसके, और डी एलालिन से बनता है डी एलालिन कॉम्प्लेक्स एलालिन लाइगेज और रेसिनेज की प्रेजेंस में। इसको, इन दोनों एंजाइम को एलिमिनेट कौन सी ड्रग करती है, साइक्लोसेराइन। याद कर लेना, जीपेट 2021 का क्वेश्चन था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइक्लोसेराइन। फिलहाल इसी साल क्वेश्चन आया था साइक्लोसेराइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, तो समझ लेना कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से फंसा था। ठीक है, साइक्लोसेराइन का क्या है, एलानिन रेसिबिस और एलानिन लाइगेज की सिंथेसिस को क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, अच्छा यूडी अब आता है इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेज को कौन इनहिबिट करता है, तुम्हारा फॉस्फोमाइसिन। ठीक है, और बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन कौन इनहिबिट कर रहा है, बेसिट्रासिन, यानी कि ड्रग्स के नाम है ये। और ट्रांसग्लाइकोलेज को कौन इनहिबिट कर रहा है, वेनकोमाइसिन। एक इंपॉर्टेंट खासियत बताता हूँ वेनकोमाइसिन की, वेनकोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट है रेड मैन सिंड्रोम, लिख लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, फंस सकता है। ठीक है, रेड मैन सिंड्रोम, वेनकोमाइसिन का क्या है, वेनकोमाइसिन इसको हटा दे तो वेनकोमाइसिन का क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट है। अब आता है ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अच्छा अच्छा, ट्रांस जितनी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है वो ना इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाती है, यानी क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती है ना। इसमें ना ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम भी होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम भी होता है, वो दोनों क्या करते हैं, क्रॉस लिंकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये दोनों इनहिबिट हो जाएंगे तो क्या होगा, सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं होगी, और सेल वॉल अगर सिंथेसाइज नहीं होगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया बिना सेल के पैदा होगा, बोल सकते हैं, या बैक्टीरिया, है ना। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि बैक्टीरिया क्या होगा, कुछ टाइम के लिए ही जीवित रह पाएगा, फिर उसके बाद में या लाइव रह पाएगा, या उसके बाद में वो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी भी डेथ आउट हो जाएगी। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे समझने वाला, वो ये है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जितनी भी होती है तुम्हारे, जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है वो अपनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर एक्टिविटी शो कराती है। जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अपनी एक्टिविटी शो कराती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अपनी एक्टिविटी शो नहीं कराती। क्यों, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकोन जो क्या करती है, हाईली ससेप्टिबल होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। मतलब क्या हुआ कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जितनी भी होंगी ना, पेप्टिडोग्लाइकोन की मेम्ब्रेन को ना इजीली क्रॉस कर जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में किसकी बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन या म्यूकोपेप्टाइड, यानी कि इसमें क्या करती है कि सेल मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी। अब मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो अपनी एक्टिविटी कैसे शो कराएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना, इसको समझ लेना अच्छे से। अच्छा, इस स्लाइड में ना हमने बेसिकली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म क्लियर किया, जो मैंने सिंपल से बताया, ट्रांसपेप्टाइडेज या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती है, बैक्टीरिया बिना सेल वॉल के सिंथेसाइज होता है ना। दूसरा मुझे बताया, और बिना सेल वॉल के सिंथेसाइज होगा तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी कुछ टाइम के बाद ही। दूसरा मेजर मैंने जो बताया था कि इसकी जो एक्टिविटी होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ही एक्टिविटी होती है, नेगेटिव पर नहीं होती है। तीसरा मैंने बताया था कि वेनकोमाइसिन का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो क्या है, तुम्हारा रेड मैन सिंड्रोम बताया था, है ना। बाकी तो
आ गया होगा। ठीक है, मतलब ये चीज, ये पॉइंट जो तुमको ना याद रखने इन एनी हाउ। अगला आता है पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन, ये तो तुमको याद करना ही है ना, इसमें तो कोई कुछ नहीं। देखो नेचुरल पेनिसिलिन होती है पेनिसिलिन जी, ना काफी पूछ लिया था कि नेचुरल पेनिसिलिन क्या होती है, पेनिसिलिन जी। अच्छा, मॉडिफाइड पेनिसिलिन होती है बंजाथिन पेनिसिलिन, प्रोकिन पेनिसिलिन। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कुछ। देखो बंजाथिन पॉलिस पेनिसिलिन जो भी होती है ना, याद कर लेना, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है। और जो प्रोपेन पेनिसिलिन में ना एक वर्ड यूज हुआ है तुम्हारा, प्रो, ये इसको कुछ, ये ना प्रो लॉन्ग से लिया गया है। किससे लिया गया है, प्रो लॉन्ग से, मतलब ये क्या करेगा, प्रो लॉन्ग, पेनिसिलिन के एक्शन को ना प्रो लॉन्ग कर देगा। ठीक है, अब आते हैं एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बी यानी कि फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। अच्छा, इसको ना याद करने का ना एक ट्रिक और बताता हूँ, इसमें ना बहुत सारी ड्रग आती है, पेन है ना, इसमें मेंशन नहीं है। जैसे कि एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन को याद करने के लिए ट्रिक आती है हमारी, बोर्ड का, यानी कि बी क्या होगा तुम्हारा, बी क्या होगा तुम्हारा, पेनिसिलिन बी। ठीक है, पेनिसिलिन बी हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑक्सासिलिन हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये डाइक्लोक्सासिलिन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्लोक्सासिलिन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एम्पिसिलिन। और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एमोक्सिसिलिन। ये क्या हो जाएगा, मतलब तुम ना इससे भी याद कर सकते हो, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन का एक वो होता है, ट्रिक होती है बोर्ड का नाम से, पेनिसिलिन बी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। ठीक है, अब आते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ठीक है, अब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में कौन कौन से आते हैं, देखो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आते हैं, सबसे पहले आती है तुम्हारी अमीनो पेनिसिलिन, अमीनो में आती है एमोक्सी पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और बैककैम्प पेनिसिलिन। ठीक है, अच्छा, जो तुम्हारी एम्पिसिलिन होती है ना, ये क्या होती है, मोनोन्यूक्लियस होती है, यानी सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें, मोनोन्यूक्लियस। ठीक है, अगला आता है कार्बोक्सिसिलिन, कार्बोक्सिसिलिन में आती है तुम्हारी कार्बेनसिलिन और टिकारसिलिन। कौन सी आती है, कार्बेनसिलिन आती है और तुम्हारे टिकारसिलिन आती है। फिर अगला आता है यूरिडियो पेनिसिलिन, यूरिडियो पेनिसिलिन में आती है तुम्हारी मेजलोसिलिन आ जाएगी और पायरेरासिलिन आ जाएगी। ठीक है, ये स्लाइड क्लासिफिकेशन से बेस्ट था। अच्छा, तुमको ना मैं एक चीज बताना भूल गया इसमें, कि जो मेथिसिलिन होती है ना, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका एक मेजर साइड इफेक्ट होता है तुम्हारा, इसको भी याद कर लेना, इसका जो साइड इफेक्ट जो होता है ना, वो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज कराती है। ये क्या कराती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस को कॉज कराती है ये। ठीक है, ये चीजें ना याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं हम, जो है हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पेनिसिलिन, ये भी याद कर लेना, पेनिसिलिन बहुत यूज होती है। ठीक है, देखो इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 30 मिनट होती है। अच्छा, अब किसी को बता दूं, अगर हाफ लाइफ का अगर कॉन्सेप्ट समझना हो तो, कि हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी ड्रग्स को लेने के बाद में, यानी किसी भी ड्रग को लेने के बाद में कितना टाइम लगेगा उस ड्रग को अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के 50% तक रिड्यूस होने में। एक एग्जांपल देता हूँ, कि सपोज कर लो तुमने पैरासीटामोल, एक ड्रग आती है, पैरासीटामोल आती है तुम्हारी 500 और 650 mg में। ठीक है ना, पैरासीटामोल की तुमने 500 mg ली। ठीक है, अब 500 mg का 50% तक रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, वो उसकी होती है हाफ लाइफ, है ना। जैसे कि इसमें पेनिसिलिन की हाफ लाइफ 30 मिनट है। ठीक है, मतलब इसे 30 पेनिसिलिन की जितनी भी डोज आती है ना, उस डोज का 50% तक रिड्यूस होने में ना उसे 30 मिनट लग रहे हैं, वो हो गई इसकी हाफ लाइफ। ठीक है, अब ये ना आईवी रूट से दिया जाता है, क्यों, ओरल रूट से क्यों नहीं दे सकते, ओरल रूट से, क्योंकि ओरल रूट से अगर दे दोगे ना तो स्टोमक के अंदर जाती है, तो स्टोमक के अंदर क्या करेगी, तुमको पता है एसिड रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, यानी कि या क्या कैसे दिया, डिग्रेड आउट हो जाएंगी तुम्हारे एसिड में, तभी तो एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन को लेके आना पड़ा था। ठीक है, दूसरा होता है ये यूरिन के जरिए क्या होते हैं,
एक्सक्रीट आउट होती हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसमें नोट करके ना दो चीज़ें कि प्रोबेंसिड, ये ना एक एंटी गाउट ड्रग है। प्रोबेंसिड क्या करती है, रीनल ट्यूबुलर सीक्रेशन को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेनिसिलिन क्या होगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा बॉडी से। एक्सक्रीट आउट मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ना वो क्या रहेगा, बॉडी के अंदर रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अगर पेनिसिलिन बॉडी के अंदर रहेगा तो मतलब क्या होगा, उसका एक्शन भी एनहांस हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि एलर्जिक रिएक्शन कैन बी डिटेक्टेड बाय द स्किन टेस्ट और स्क्रैच टेस्ट। सपोज कर लो, अगर पेनिसिलिन क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज कराती है। मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि पेनिसिलिन मतलब जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, साइड चेन होती है, वो क्या कराती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कॉज कराती है, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज कराती है। तो उस अगर पेनिसिलिन एलर्जिक रिएक्शन कॉज करा रही है, अगर तुमको चेक करना है कि क्या वो पेनिसिलिन की वजह से हुआ है, तो इसके लिए जो टेस्ट होता है ना, वो होता है तुम्हारा स्किन डोज टेस्ट या फिर स्क्रैच टेस्ट होता है। अच्छा, तो अब हम ना अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं, ये चीज समझ ली होगी। यूजेस एंड ड्रग ऑफ चॉइस, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्वेश्चन फंसते हैं इन स्लाइड से। जीपैट के क्वेश्चन या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन फंसते हैं। याद करने की ट्रिक बना दी है, लास्ट मग। लास्ट मग नाम से तुम उसको याद कर लेना, ट्रिक बनेगी, ठीक है। लास्ट मग, एल फॉर क्या होगा तुम्हारा, लेप्टोस्पायरा, है ना। ए फॉर एक्टिनोमाइसिटीज, एस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस, टी फॉर ट्रिपेनोपैलिडियम यानी कि सिफिलिप्स का पॉजिटिव एजेंट, मेनिंजियोकोकल, ए फॉर एंथ्रेक्स, गैस गैंग्रीन जो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया क्लोस्ट्राइडियम की वजह से होता है, ठीक है। देखो, आते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, ये याद कर लेना। सिफिलिप्स के लिए कौन सी ड्रग होती है तुम्हारी, पेनिसिलिन जी, ठीक है। अगर सिफिलिप्स तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम पर हो रही है, तो उसी केस में देते हैं हम बंजाथिन पेनिसिलिन, यानी कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पेनिसिलिन, ठीक है। अगर सिफिल है ना, अगर एलर्जिक रिएक्शन कॉज करा रही है, न्यूरोसिफिलिप्स है, न्यूरोसिफिलिप्स के केस में एक और आती है तुम्हारी न्यूरोसिफिलिप्स, याद कर लेना न्यूरोसिफिलिप्स। न्यूरोसिफिलिप्स के केस में हम क्या देखते हैं, क्रिस्टलाइन एक्वस सॉल्यूशन देते हैं का प्रोपेन पेनिसिलिन का, क्या क्रिस्टलाइन देते हैं हम प्रोपेन पेनिसिलिन का, है ना। क्रिस्टलाइन फॉर्म में देते हैं हम प्रोपेन पेनिसिलिन को, ठीक है। और गोनेरिया के लिए कॉम्बिनेशन में दी जाती है एमोक्सिसिलिन और क्लेविलेनिक एसिड, ये ना याद कर लेना। और ठीक है, ऑलरेडी हम बात इसमें हमने सीधे यूजेस एंड ड्रग ऑफ चॉइस, ट्रिक क्या है, लास्ट मग, और ड्रग ऑफ चॉइस सिफिलिप्स के लिए, सिफिलिप्स इन प्रेगनेंसी, न्यूरोसिफिलिप्स की बता चुका हूँ, और गोनोरिया की बता चुका हूँ। अगली आती है सेफेलोस्पोरिन। देखो, सेफेलोस्पोरिन भी हमारी क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, सेफेलोस्पोरिन है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होने वाला है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी, क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा तुम्हारा, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा, सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं होगी, बैक्टीरिया बिना सेल वॉल के कब तक जीवित रहेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। मैकेनिज्म वही है, बस क्लासिफिकेशन पे जाना है ड्रग्स के। देखो, सेफेलोस्पोरिन को ना 5 जनरेशन में हमने क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जनरेशन का क्या मतलब हुआ कि इसकी ना थोड़ी कम एक्टिविटी होगी, इसकी थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी होगी, इसकी थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी होगी, इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी इसकी ज्यादा होगी, या ऐसे समझ सकते हो, इसकी एक्टिविटी थोड़ी होगी ना, वो इतना सब ग्राम नेगेटिव पे तो बिल्कुल नहीं होगी, इसके ग्राम पॉजिटिव पर ही होगी, इन सब की ग्राम पॉजिटिव पर होगी। इसकी क्या होगी, ग्राम नेगेटिव पे भी थोड़ी एक्टिविटी एनहांस आउट हो जाएगी, इसकी थोड़ी ग्राम नेगेटिव पे और सेकंड से एनहांस हो जाएगी, इसकी और इससे थर्ड से एनहांस हो जाएगी, ठीक है, फिफ्थ से और एनहांस हो जाएगी। इसकी ना एक ट्रिक है, जैसे कि सिफाजोलिन, फर्स्ट जनरेशन में आती है, सिफाजोलिन होगा, है ना तुम्हारी सिफा, है ना, सिफेलोथिन हो गया तुम्हारा, सिफेलोरिडीन हो गया तुम्हारा, है ना, सिफाड्रॉक्सिल हो जाएगा तुम्हारा, सिफालेक्सिन हो जाएगा, सिफाड्रिन हो जाएगा। मतलब जितनी भी फर्स्ट जनरेशन जितनी भी एंटीबायोटिक है ना, इसमें ना एफ ए वर्ड यूज होगा, या फिर एफ एस एच ए, या फिर एफ एच आर ए वर्ड यूज होगा, यानी कि फा फा फ्रा, फा फा फ्रा, ये वर्ड यूज होंगे फर्स्ट जनरेशन में। पेपर में ना क्वेश्चन सेफेलोस्पोरिन से ना क्लासिफिकेशन से फंसते हैं, कैसे फंसेंगे, तुमको ना कोई ड्रग का नाम दे दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि कौन सी, या तो मैकेनिज्म पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा कि कौन सी जनरेशन को बिलोंग कर रही है, तो तुम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन एंड उसका नाम बताओ सेफेलोस्पोरिन का, ठीक है। सिफाजोलिन हो गया तुम्हारा, सिफेलोथिन हो गया तुम्हारा, सिफालोरिडीन हो गया, सिफाड्रॉक्सिल हो गया, सिफालेक्सिन हो गया, और अच्छा, है ना, और सिफाड्रिन हो गया, ठीक है। एक आते हैं इसमें ना एक वर्ड कॉमन ड्रग यूज होगी, सिफालोरिडीन,
इसका साइड इफेक्ट पर आते हैं। एडवर्स इफेक्ट बहुत जरूरी होते हैं जीपैट के लिए, क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। सेफेलोरिडीन का एडवर्स इफेक्ट क्या है या साइड इफेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है ये, मैक्सिमम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है ये वाली, ठीक है ना, मैक्सिमम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है, याद कर लेना, सेफेलोरिडीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में आती है तुम्हारी, है ना, सिफॉक्सिटिन, सेफ्रोजिल, सेफ्यूरोक्सिन, है ना। अच्छा, सेफ्यूरोक्सिन की ना एक खास बात बताता हूँ कि जो सेफ्यूरोक्सिन होती है ना, ये ओरली भी दे सकते हैं, इसे पेरेंटरली भी दे सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं इसके। थर्ड जनरेशन में आती है सेफीपाइन हो जाएगा, है ना, सेफ ट्राइऑक्सिन हो जाएगा, है ना, इसमें याद कर लेना सेफ ब्यूटिन हो जाएगा, है ना, सेफ टेनिर हो जाएगा तुम्हारा, ये ना याद कर लेना। इसकी जो खास बात है ना वो क्या है, इसमें आई एम ई वर्ड है ना कॉमन यूज हो रहा है, बस सेफ टेनिर, आईआर और मोक्सेलेक्टम को छोड़कर, है ना। और इसमें ना बस एक्सेप्शन रहेगा तुम्हारे सिफाक्लोर का और सेफ्यूरोक्सिम का, यानी कि सिफाक्लोर सेकंड जनरेशन होती है, इसे फर्स्ट जनरेशन मत समझ लेना एफ देख कर, या सेफ्यूरोक्सिम को आई एम समझ कर ना इसको थर्ड जनरेशन मत समझ लेना। फोर्थ जनरेशन में ना पाई वर्ड का यूज होता है, पाई यानी कि सेफीपाइन, सेफीपायरो, ये दो ही एंटीबायोटिक है, इसमें ना इसमें प्रोल का यूज हो रहा है, यानी कि सेप्टोबाइप्रोल हो जाएगा तुम्हारा या सेप्टोरोलिन हो जाएगा, ये ना याद कर लेना, ये ना क्लासिफिकेशन याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए तो कोई सा भी वो नहीं है। अब आते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या होते हैं। देखो, ये हमारी ना ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, इसको ना, हाँ, इसको ना ऐसे ही मान लेते हैं, ये नाइट्रोजन मान लेना इसको, ठीक है, और इसको मान लेना, और इसको मान लेना, ये हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। मैंने पहले ही बताया था कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक 4 मेंबर होती है, ये एक्टिविटी के लिए ना मेजर रेस्पॉन्सिबल होता है ना वो यही होती है, एक्टिविटी के लिए मेजर रेस्पॉन्सिबल होती है वो यही होती है, ठीक है। अब बीटा लैक्टोमिस क्या होता है कि बैक्टीरिया के जरिए प्रोड्यूस होता है बीटा लैक्टोमिस एंजाइम, या इसे बोलते हैं पेनिसिलिनेस एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, इस लैक्टम रिंग की ना ओपनिंग कर देगा, और लैक्टम रिंग की ओपनिंग हो जाएगी तो क्या होगा, उसका ना एक्शन ही नहीं रह पाएगा, ठीक है, उसका क्या होगा, एक्शन ही नहीं रह पाएगा, और उसका एक्शन नहीं रह पाएगा तो कोई फायदा है नहीं, तो इसका ना एक्शन रहे तो हम क्या देते हैं, बीटा लैक्टोमिस इनहिबिटर देते हैं। बीटा यानी कि जो क्या करेंगे कि पेन इस एंजाइम को यानी कि लैक्टोमिस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। जो तीन ड्रग होती है हमारी, क्लेवुलेनिक एसिड, सोल्वेक्टम, टेजोवेक्टम, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिंपल सा कुछ नहीं बोला कि जो भी हमारी जो बीटा लैक्टम रिंग होती है ना, लैक्टोमिस एंजाइम क्या करता है, इस रिंग की ओपनिंग कर देता है और जिससे इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। अब उसकी एक्टिविटी को रिटेन आउट करने के लिए हमको ये एंजाइम को इनहिबिट करना होगा, और इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स को बोलते हैं बीटा लैक्टोमिस इनहिबिटर, जिसमें आती है क्लेवुलेनिक एसिड, सोल्वेक्टम, टेजोवेक्टम। इसे ना क्लेवुलेनिक एसिड को ना हम बोलते हैं सुसाइडल इनहिबिटर, याद कर लेना, क्वेश्चन फंस सकता है, हायर एग्जाम में नहीं फंसा तो आपके कॉलेज में जरूर फंस जाएगा। सुसाइडल इनहिबिटर क्या होता है, सुसाइडल इनहिबिटर क्यों बोला, ये क्या करती है कि ये बीटा लैक्टम को तो इनहिबिट करती है, बीटा लैक्टम को इनहिबिट करने के साथ में ना वो खुद भी इनहिबिट हो जाती है, यानी कि बीटा लैक्टम को इनहिबिट करेगी उसको साथ में ना खुद भी इनहिबिट हो जाएगी, मतलब खुद तो डूबे और साथ में तुझे भी लेके डूबे, बात वही है ना। इसमें क्या होगा, वही चीज लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना। अगली जो ड्रग है वो है हमारी मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम की खास बात क्या आती है, जितनी मोनोबैक्टम होती है ना उनमें ना एक वर्ड कॉमन होता है, वो होता है तुम्हारा नाम, नाम वर्ड कॉमनली यूज होगा। अच्छा, मोनोबैक्टम में क्या होता है ना, साइड चेन नहीं होती है, इनमें क्या होती है, साइड चेन नहीं होती, अगर साइड चेन नहीं होती है इसका मतलब क्या हुआ, इनमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज नहीं होंगे, ठीक है। अब अगला आता है हमारा कार्बापिनाम, ठीक है, अगला आता है हमारा कार्बापिनाम। अच्छा, कार्बापिनाम में ड्रग इसमें ना वर्ड कॉमन यूज हो रहा है पिनाम, पिनेम वर्ड ना कॉमन यूज होगा, इमीपिनेम, मेरोपिनेम, फेरोपिनेम, एल्ट्रोपिनेम, डोरिपिनेम। अच्छा, इसकी एक खास बात बता देता हूँ मैं तुमको कि कार्बापिनाम्स जो भी होती है ना,
वो सिलास्टेटिन के साथ में दी जाती है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, सिलास्टेटिन के साथ में दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि हमारे ना ब्रेस्ट वाटर सेल्स जो भी होती हैं हमारे रीनल ट्यूबुलर की, वो क्या करती है हमारी, वो डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। और जो डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को खत्म कर देता है। तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, पहले डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज को इनहिबिट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, कार्बापेनॉल अपना एक्शन शो कराएगी। और इसको इनहिबिट करने वाली जो ड्रग आती है वो आती है हमारी सिलास्टेटिन। इसलिए कार्बापेनॉल को सिलास्टेटिन के साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। क्या बोला कि कार्बापेनॉल को सिलास्टेटिन के साथ में कॉम्बिनेशन में क्यों दिया जाता है? वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है तुम्हारा, क्योंकि हमारी ब्रेस्ट वाटर सेल्स जो होती है रीनल ट्यूब्यूल की, वो डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है। और जो डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है ना, वो क्या करता है, हमारे उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देता है, कार्बापेनॉल की एक्टिविटी को। तो सबसे पहले हमको ना इस एंजाइम को इनहिबिट करना पड़ेगा ताकि हमारी कार्बापेनॉल अपना एक्शन शो करा पाए। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग आती है वो आती है तुम्हारी सिलास्टेटिन। इसलिए इसे सिलास्टेटिन के साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ठीक है, अब ये तुम्हारा ना इसमें आते हैं एडवर्स इफेक्ट। क्वेश्चन फंसेंगे इसमें ना, साथ साथ ही बताता हुआ चला था, लेकिन जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो यहाँ पर है। एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, रेयर साइड चेन की वजह से होता है। नेफ्रोटॉक्सिक सेफेलोरिडीन मैंने बताया था मैक्सिमम होती है। डायरिया है ना, जो मैक्सिमम होती है वो सेफिक्सिन या सेफपेराजोल की वजह से होती है। कौन सी है? थर्ड जनरेशन एंटी वो है, सेफेलोस्पोरिन है। ठीक है, डाइसल्फाइड रिएक्शन, सेफोपेराजोल हो गया या सेफेंडोल हो गया, ज्यादातर सेफेलोस्पोरिन के ही है। ठीक है, अब आता है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया हो गया, यानी कि सेफपेराजोल या सेफेंडोल के साथ हो गया, है ना। अब फ्लीवाइटिस, अच्छा फ्लीवाइटिस क्या है, क्या होता है फ्लीवाइटिस? ये कुछ नहीं होता है, ये होता है कि इन्फ्लामेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, मतलब इस टाइम को कैसे समझाऊंगा, वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं, वैक्सीन ना जिस साइड में वैक्सीन लगवा रहे हैं ना, वहाँ पे ना इन्फ्लामेशन हो जाता है या पेन होता है, या इंट्रामस्कुलरली तो दी आ रही है वैक्सीन, तो उसको बोलते हैं हम फ्लीवाइटिस। ठीक है, सेफोटेक्सिन सेफेलोथिन के साथ में ये कॉमनली यूज हो रहा है। ठीक है, अब आपका ना यहाँ पर ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और कीमोथेरेपी का ना बेसिक क्लियर हो गया है। अच्छा, इसमें ना कुछ भी चीज़ अगर रह भी गई होगी ना, तो मैं ना नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या फिर इस वीडियो को ना अच्छे से देख लेना, सुन लेना। नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना, उसमें ना हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। जो क्वेश्चन क्या होंगे, प्रीवियस ईयर जीपीएट के क्वेश्चन होंगे, जो इसी पोर्शन से होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में भी हमको पता चल जाएगा कि हमारा कोई टॉपिक छूटा है या नहीं छूटा है। पर इस वीडियो को ना अच्छे से समझ लेना। अगर आपको ना इसकी ये स्लाइडें चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।